अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल जानवर किस्त नंबर 38। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। गाड़ी घंटे भर तक कभी तेज़ कभी हल्की रफ्तार से चलती रही। बाज़ारों से गुजरते हुए इसकी रफ्तार हल्की हो जाती तो बाहर की आवाज़ें सुनाई देने लगती। के गौर से आवाज़ें सुनता और आवाज़ों से इलाका पहचान कर बाआवाज़ बुलंद इलाके का नाम लेता। हमारे बराबर बैठा हुआ रंगूनी दादा का कोई गुर्गा खुश मिजाजी से या तो तारीफ़ की आवाज़ निकाल कर के लिए हुए इलाके के नाम की तस्दीक करता या नाना कहकर मोहल्ले का सही नाम ले लेता। क़राइन से लगता है कि हमें शहर से बाहर मुज़ाफ़ात की किसी बस्ती में ले जाया जा रहा है। गाड़ी रुके हमारे पास बैठे गुर्गे ने धीरे से कहा, अभी बैठे रहना, उतरोगे तो रंगूनी दादा गालियाँ देगा खामखा। हम बैठे रहे, फिर भी इसकी गालियाँ देती हुई आवाज़ सुनाई दी, अबे क्या अंदर ही मरोगे, अब तुम्हारी तो। गुर्गे ने हंसते हुए गुद्दी में हाथ दे के हमें गाड़ी से उतार दिया। ये एक नीम तारीख कंपाउंड था और दालान में पीले बल्ब जल रहे थे। ऊपर चले रखे पुराने टायर काट कबाड़ लकड़ी और टीन के फ्रेम जैसे दिखाई दे रहे थे। गाड़ी के बराबर एक आदमी आर्मी की पुरानी 303 बोर की राइफल उठाए खड़ा था। वो जमाइयाँ ले रहा था। मैंने देखा इसकी राइफल के बट को तार और मोची वाली कीलें ठोक कर मुरम्मत किया गया था। हम गाड़ी से उतरे तो रंगूनी दादा ने मुझे मुखातिब किया, तुम शेर खान हो ना? मैंने कहा हाँ। बोला, तुम्हारी जीप A1 कंडीशन में है। जीप? मुझे जीप का सुनकर हैरानी हुई थी। हाँ ना, वो खड़ी है, वो नीम के झाड़ के पास। मैंने मुड़ के देखा, नीम के दरख्त के तार के जरिए एक नंगा बल्ब लटक रहा था। बल्ब की फोहश रोशनी में वो जीप खड़ी थी जो अनर सिंह ने हमें रंगून पहुंचने के लिए तैयार करा दी थी। मैंने कहा हाँ, जीप A1 कंडीशन में रखता हूँ मैं अपनी गाड़ियाँ। रंगूनी हंसा, अच्छा ही है ना। अगर मुझे इसकी मुरम्मत में पैसा लगाना पड़ता तो वो तुम्हारे पीछाए पे बैद मार मार के वसूल कर लेता। मेरी सर्विस में जो भी चीज़ आती है टॉप कंडीशन में आती है। नहीं, मैं बिछाए पे बैद मार मार के हर्जा और खर्चा वसूल कर लेता हूँ। वो औरत है ना पद्मा, दुबई के बाद मेरे पास थी टॉप कंडीशन में। अब वो बात नहीं। तुम्हें तो बेटा वो थर्ड हैंड पड़ी है, बल्कि फोर्थ हैंड। इस साले की ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, फिर भी मैंने मसनूई हंसी हंसते हुए कहा, तुम हर वक्त मस्खरी कॉमेडी के मूड में रहते हो। ये मस्खरी कॉमेडी नहीं है। मैं तुमसे जीप के पेट्रोल के पैसे भी लूँगा जब तक तुम मेरे पास हो। ये जीप मैं तुम्हारे अकाउंट में चलाऊँगा। हाँ, जब यहाँ से चले जाओगे इसके बाद समझो ही मेरी हो जाएगी। इसके बाद ही से बेटे जीप का खर्चा पानी मेरे अकाउंट में चलेगा। अच्छा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है जीप तुम्हारे पास रह जाएगी? वो हंसने लगा, कुछ देर हंसता रहा जैसे बच्चों की ना समझी की बातों पर बड़े हंसते हैं। फिर मुँह से गाली निकाल कर ज़मीन पर थूकते हुए बोला, ख्याल वाल पढ़े लिखे लोगों का चोंचला होता है। मतलब वही लोग सोचने का ख्याल करते हैं जिन्होंने एक दो चोपड़ी से जाती पड़ा हो। हम तो जाहिल जट आदमी है, ख्याल वाल नहीं करते, बस हाथ बढ़ाते और बिछाए में पहुंचा देते हैं। ख्याल वाल किस बात का? ख्याल की तो माँ की इज्जत करता हूँ मैं, समझे भाई शेर खान। ये वाकई सख्त मिजाज आदमी था या पैसा बढ़ाने हवा बांधने को सख्ती दिखा रहा था। खैर, वक्त आने पर इससे निपट लिया जाएगा। मैं चुप रहा। अब किसने नरमी से पूछा, कुछ खाओ पियोगे? मैंने कहा, के मेरे साथी को ज़रूर कुछ दे दो, अभी कमज़ोरी चल रही है इसकी। हाँ के बेटे कुछ खाना है? के ने इसकी बात के जवाब में कहा, नहीं, खाना पीना तो सवेरे ही पे रखो, खा पी के निकल जाएंगे, अभी तो सोना। वो बात काट के से पूछने लगा, आवाज़ में नरमी थी, कहीं निकलने का इरादा है सवेरे? हाँ, कहाँ जाओगे? बताया था नहीं तुम्हें, शेर खान का बाप वाले साहब मिनिस्टर की कैद में है, इधर से इन्हें निकालने का है। पैकेज डील करो ना हमसे। मतलब अब जो हमने तुम दोनों को दुबई की कैसे निकाल लिया है तो इसके बाप को भी इधर से निकाल के इधर बिठा देंगे, समझे? एक जगह इकट्ठे पेमेंट का प्रोग्राम बना लो, शेर खान को भी सस्ता पड़ेगा। हमें अलग अलग दो पार्टियों से डील, मतलब सौदा नहीं करना पड़ेगा। दो पार्टियाँ कौन? एक पार्टी तुम हो, दूसरी पार्टी मिनिस्टर है। मिनिस्टर? हाँ मिनिस्टर, इससे क्या है? अबे इससे तो एक सौदा ये होगा कि हमारे पास शेर खान है, बोले क्या दोगे? इस आदमी रंगूनी बदमाश ने ये बात इतनी सच्चाई से कही थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी में जैसे बर्फ़ का नेज़ा उतरता चला गया। और दूसरा? मैंने मरी हुई आवाज़ में पूछा। वो हंसा, दूसरा सौदा ये होगा कि अकेला बुड्ढा तुम्हारे लिए बेकार है, ये हमें दे दो। बोलो क्या लेते हो? के बीच में बोल पड़ा, देखो उस्ताद, ऐसी बात मत करो। चुप! रंगूनी पूरी आवाज़ से धाड़ा, जब दो मर्दों में बात हो रही हो तो लोंडे रुपाड़ियों को बीच में नहीं बोलना चाहिए साले। मैंने जैसे मशवरा दिया, हाँ के तुम खामोश रहो, बस सुनते रहो जो बात हो रही है। मैंने जैसे मशवरा दिया, हाँ के तुम खामोश रहो, बस सुनते रहो जो बात हो रही है। रंगूनी फिर नरमी से समझाने लगा, अब तुम्हारी साइड पे समझो। एक डील तो पुरानी है कि 6 लाख में तुम दोनों को दुबई की कैद से निकालने की बात हुई है। 6 लाख? मैंने परेशानी में पहले रंगूनी को फिर के को देखा। ने हाँ में सर हिलाया।
हाँ, 6 लाख में सिंगल सौदा, मतलब तुम लोगों को इधर से निकलने का, और डील सौदा मतलब पूरा पैकेज तुम्हें निकालने और बड़े मियाँ को निकालने, जहाज़ पर चढ़ाने का, सब काम का 11 लाख। चलो 10 लगा लो, 10 लाख टोटल कैश। जी भी दे दी है तुमने। मैंने वैसे ही रंगूनी को तपाने को पूछा, ये 10 लाख हम कहाँ से लाएंगे? ये 10 लाख तुम दोनों को कड़ाव में बिठा के धीमी धीमी आँच पर तपा के निकाले जाएंगे, जैसे रिवाज मिलेगा गोई से चर्बी निकालते हैं ना। फिर इसने किसी को आवाज़ दी, गोरे अरे बेटा मेहमानों को चाय वाय पिलाकर कड़क, अब खाना नहीं खा रहे तो चाय ही पिला दे, और बेटा इन दोनों को हथकड़ियाँ डाल दे। आखिर कब तक दोनों कुत्तों के लवारिस बच्चों की तरह बेजंजीर खड़े रहेंगे? हाँ रे गोरे, काट कबाड़ के दालान से। अच्छा जी अच्छा। कहते वो गेंडे की तरह के एक आदमी करीब आने पर, जिसके पास कच्चे लहसुन की बू आ रही थी, जंजीर उठाया आया और इसे हम दोनों को हथकड़ियाँ ज़मीन पर डालकर गड़े एक कुंडे से पैडलॉक करते और बोला, लो जी, किसकी चाय में कितना मीठा पड़ेगा? चाय लाने वालों को तो मैंने और केके ने मना कर दिया। हम दोनों खुले कंपाउंड में जहाँ बंधे थे वहीं सुकड़ सिमट कर बैठ गए। सुबह काजिब तक कितने ही लोग दलानों से निकल कर बाहर खुले में या तो उल्टियाँ करने या हमारी तरफ मुंह करके फौरी ज़रूरत रफाजत करते जा रहे थे। हम दोनों बेतरतीब ढेर की तरह नीम अंधेरे में पड़े थे, तो हद से ज़्यादा शराब पिए हुए लोगों को यह महफिल छोड़कर तेजी से खुद को हल्का करने वालों पर यह ख्याल नहीं हो सकता था कि जो खुले में एक ढेर सा पड़ा है वो 2 आदमी होंगे, जंजीर से बंधे, ठंडी ज़मीन पर सुखड़े समटे, खुद को कुल्फी बनने और छींटों से बचाते हुए। कितनी ही बार कह के मारती औरतें कभी पूरे कभी कम कपड़ों में दालानों से चहले करती उतर आई। इनके आशिक लोग इन्हें पकड़कर लड़खड़ाते हुए खुशामदे करते, खुशदिली से गालियाँ बकते, कभी अपना लिबास दुरुस्त करते, कभी बेहतियाती में वैसे ही जैसे अपने सरगर्मी से वक्ती तौर पर महरूम कर दिए जाने पर होते थे उतर आए। दूसरी औरतें और दूसरे मर्द इन्हें इस गैर संजीदा हालत में संजीदगी से लड़खड़ा कर इधर भागते, खुशामद करते देखते और ताली बजाते थे। रंगूनी दादा का दरबार नहुसत अभी जारी था कि अचानक गाड़ियों में सवार गोलियां चलाते हुए लोग कंपाउंड में घुस आए। मैं और केके जमीन से चिमट गए। दालानों के स्तूनों, लोहे के लक्कड़ के अंबारों और दीवारों दरवाजों की ओटली रंगूनी दादा के आदमियों ने भी गोली चलानी शुरू कर दी थी। इसी दीवानगी में 15-20 मिनट तक आने वाले लोगों में और रंगूनी दादा के गुंडों में गोलियां चलती रही। फिर कंपाउंड में घुसाने वाले जो गाड़ियों की ओर लेकर गोलियां चला रहे थे भागम भाग गाड़ियों पर सवार हुए और आखिर खिसाहट के तौर पर गोलियां चलाते हुए कंपाउंड से निकल गए। सुबह का उजाला फैलने लगा। मैंने और केके ने खामोशी होने के बाद सर उठाए देखा। हमें 3 आदमियों की लाशें नजर आई। कंपाउंड में और एक दालान में 2 लाशें पड़ी थी। केके ने धीरे से कहा, रंगूनी दादा के 2 विकेट गिरे, मेहमान टीम का 1। मुझे हैरत हुई, लड़का इस भयानक तरीके से बात कर रहा है। फिर सुबह के इस सुहाने वक्त में अजीब सा मंजर देखने में आया। दलानों कमरों से जख्मी और बेहाल गालियां बकते मर्दों औरतों ने निकलना और कंपाउंड में इकट्ठा होना शुरू कर दिया। मैंने नजरों में शुमार किया, 30-32 लोग थे, औरत और मर्द दोनों। ये वो मेहमान थे जो शराब और बदमाशी के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे। इनकी चूखों पुकार बढ़ती जा रही थी कि अचानक अंदर किसी कमरे से रंगूनी दादा की गुस्से से आवाज़ें सुनाई दी। फिर वो मेहमान औरतों मर्दों को गालियाँ देता कंपाउंड में आ गया। वो और इसके गुर्गे भी बाल बिखराए बेहाल निकले थे, मगर लगता था इन 2 आदमियों के सिवा जो आने वालों को गोलियों से ढेर हुए थे, रंगूनी दादा की जमीयत ठीक ठाक थी। रंगूनी ने हम दोनों की तरफ नजर भी नहीं डाली। कंपाउंड में इकट्ठा हो जाने वाले मेहमान औरतों और मर्दों को गालम गलोच से काबू किया। इन्हें तसल्ली दी कि 5 मिनट में गाड़ियाँ तैयार हो रही हैं, तुम्हें यहाँ से शहर भिजवा दिया जाएगा और बाकी 5 मिनट के अंदर मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों में इस परेशान हाल हुजूम को, जो सारी रात खरमस्तियाँ करता रहा था, सवार कर दिया गया और कंपाउंड मेहमानों से खाली हो गया। मेहमानों को रुखसत करने के बाद वो हमारी तरफ आया। इस गैंडे किसी शक्ल वाले गुर्गे ने जो जंजीर हथकड़ी खोलकर हमें आज़ाद किया। फिर रंगूनी दादा ने, जिसे शायद तकरीर करने का शौक होगा, मुझे मुखातिब किया, बोला, शेर खान, हम समझ रहे थे तुझे तेरे बाप को हासिल कर लेंगे, तुम्हें थोड़ा कुछ माल मिल जाएगा, लेकिन लगता है तू और तेरा बुड्ढा बहुत ही कोई मनहूस लोग हैं। हमने ऐसा कुछ बंदोबस्त किया था कि इधर तो हाथ आए उधर बड़े मियाँ काबू में आ जाएं और हम तुझसे दोनों का पैसा वसूल करके तुम्हें बर्मा के बॉर्डर से आगे धक्का दे दें। मगर हिसाब गड़बड़ हो गया है। पता है कैसे, किस तरह? मुझे जानने की फ़िक्र भी थी और वो खुद भी बता देना चाहता था, लेकिन मैं खामोश रहा, क्योंकि अगर मैं बेचैनी जाहिर करता तो रंगूनी दादा मुझे बातों में उलझा लेता और ज़रूर सताता। मैं इसके सवाल पता है किस तरह के जवाब में बस मुँह उठा इसी सूरत देखता रहा। इससे जब कुछ देर जवाब नहीं मिला तो इसने खुद अपनी बात पूरी की। कहने लगा, हम रात में तेरे बुड्ढे को मिनिस्टर की कोठी से निकाल लाए थे, बड़ी खामोशी से काम किया था। हमें यकीन था कि इतने मिनिस्टर साले को जब पता चलेगा तेरे बाप को किसी ने निकाल लिया है तो अपने तौर पर तलाश करेगा और हमें भी कहेगा कि पता उठाओगे वो स्मत बंगश किधर है। फिर हम इधर उधर कुछ शोरशराबा करके ढूंढेंगे या ढूंढने का नाटक करेंगे और आखिर में तेरे बड़े मियाँ का सौदा कर लेंगे, या तो मिनिस्टर से या तुझसे। मगर अब सारा खेल बिगड़ गया। मुझसे रहा ना कि मैंने पूछा किस तरह। वो बोला, इस तरह के एक मुखबर हरामी ने मिनिस्टर को बता दिया कि स्मत बंगश को हम इधर कंपाउंड में ले आए हैं।
बस इसे दूसरी किसी पार्टी को ठेका देकर बुड्ढे को हमारे कंपाउंड से निकाल के इसके हवाले कर दोगे तो इतने पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, तो ये जो आए थे ये इसी दूसरी पार्टी के गुंडे थे? हाँ, रंगूनी के लहजे में अफसोस की झलक थी। हाँ, सालों ने मेरे 2 बड़े काम के आदमी मार दिए। अब तुम क्या करोगे? करूँगा क्या? रंगूनी मुझे इस तरह समझाने लगे जैसे वो उस्ताद और मैं शागिर्द हूँ। अरे यही करूँगा, तुझे, तेरे बुड्ढे को और अपने आदमी को लेके केके से इधर निकल जाऊँगा, क्योंकि अब मिनिस्टर की गुंडा पार्टी से मदद नहीं लेगा। इसका वार ओछा पड़ा है, अब वो फौज के लोग ही लेके आएगा, पुलिस भी नहीं फौज। रंगूनी बकबक किए जा रहा था, मगर इसके फिक्र से बात मुझ पर खुल गई थी कि बाबा यहीं है, इसके पास है, इसी कंपाउंड में है। तो क्या मेरे बाबा इस वक्त यहीं है? हाँ बेटे, यही तो कहने आए हो कि बड़े मियाँ इधर ही हैं, तुम भी इधर ही हो। अब ज़रा जल्दी जल्दी बता दो कि कॉन्टिनेंटल होटल से जो करोड़ों का माल तुमने उड़ा लिया था, सफरी चेक में बदल लिया था, इस दौलत को, तो वो कहाँ है? मेरा दिल धक से रह गया। रंगूनी बदमाश को इस दौलत की खबर है, ज़ाहिर है इसी वज़ीर ने यह खबर इस तक पहुँचाई होगी। फिर भी मैंने कहा, अच्छा ये कहानी करोड़ों की दौलत वाली तुमने भी सुन ली है? रंगूनी अचानक झपटा और इसने मेरी पिंडी पर में फौजी बूट के साथ ठोकर मारी। हरामजादे मुझे चलाने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा, रंगूनी यकीन करो, इस बात में कोई सच्चाई नहीं कि मैंने कहीं कोई दौलत छुपाई हुई है। इसने बेचैनी से अपने हथेली दूसरे आप तक घोंसा मारा। वो तो शेर खान, अभी मालूम हो जाएगा कि किस बात में कितनी सच्चाई है। फिर इसने दालान की तरफ मुँह करके आवाज़ लगाई, कढ़ाओ चढ़ा के आग जला दो रे। कढ़ाओ चढ़ाने का कहकर रंगूनी दादा चला गया। वही मुरम्मत की हुई राइफल वाला गार्ड आके हमारे सर पर खड़ा हो गया। मैं समझा था दादा धमकी देके गया है, मगर जब इसके गैंडे जैसे आदमी और दूसरे कारिंदों ने सड़क बनाने को डामर पिघलाने वाले एक बड़ा कड़ाव काट कबाड़ से निकालकर सेन में डाल दिया और लकड़ियाँ लाल आकर ढेर कर दी और ज़मीन खोद के चूल्हा सा बनाने लगे, तो केके और मैं समझ गए कि ये जो कह रहा है करेगा ज़रूर। आधे घंटे में ना सिर्फ कड़ाव चढ़ गया था, बल्कि इसके नीचे धड़ाधड़ जलती आग भी अपना जोश खरोश दिखाने लगी। कारिंदों में से एक गया और कड़ाव और आके इंस्पेक्शन कराने रंगूनी दादा को बुला लाया। रंगूनी दादा ने भड़कती हुई आग देखी और अपने आदमी से कहा, पहले शेर खान को कड़ाव में बिठा देना, बाद में सलोंडे को बिठाना। ये कहकर मुड़ौर जाने लगा। केके ने दहशत में रोना शुरू कर दिया। वो जाते तो रुक गया, अपने आदमी से कहने लगा, अबे तुमको कितनी बार समझाया कि जब भी किसी को कड़ाव में बिठाओ तो अपने कानों में रुई की बत्तियां बना के रख लिया करो। सालों तुम्हें अच्छा लगता है, एक इंसान चीखो पुकार कर रहा है और तुम सब कुछ सुनते जा रहे हो, टस से मस नहीं होते, बदमाश हो सालो। इसकी बात सुनकर गांडा बड़बड़ाता हुआ गया। पहले भी इन लोगों को बताया था, मगर सबके सब कामचोर हैं, भूल जाते हैं हरामी। अब देखो मैं लाता हूँ कहीं से रुई तलाश करके। गांडा चला गया। रंगूनी दादा पहले ही जा चुका था। केके ने रोना धोना बंद कर दो, घिघा के बोला, रंगूनी दादा जो मांगता है दे दो, पीछा छुड़ाओ अपना और मेरा। भगवान के लिए मुझे क्यों मरवा रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ इससे चलाया था कि तुम्हारे बाप का पता उठाने में तुम्हारी मदद करूंगा। अब तो वो आगे हैं। इस दादा से कह के मेरा पीछा छुड़ाओ, मैं तुम्हारे किसी किस्से में नहीं हूँ। कैसी दौलत, किस बात के सफरी चेक, मेरे ऊपर रहम करो शेर खान, इससे मेरा तो कह दो। केके ने बहुत गड़गड़ा के रोते हुए दरख्वास्त की थी। ये बात दुरुस्त भी थी कि इस बेचारे को क्यों मरने दिया जाए। मैंने शोर मचा के आवाज़ देकर रंगूनी बदमाश को बुला लिया, उसे बताया कि मेरे किसी मामले में इस लड़के का हाथ नहीं, ये तो अल्लाह वास्ते मेरी मदद करने आया था, वैसे भी जख्मी से छोड़ दो, मेरे खिलाफ जो करना है करो। मैंने कहा, रंगूनी मुझसे बिला वास्ता उलझ रहे हो, मेरे पास कोई दौलत सफरी चेक वैक कुछ नहीं। हाँ, हफ्ता भर की मोहलत दोगे तो 3-4 लाख मेरे वालिद कहीं से कर्ज मांग कर कुछ करके यहाँ रंगून में इकट्ठा कर लेंगे। वो लेखे में जाने दो, मालिक तुम पर रहम करेगा। वो फिल्मी बदमाशों के अंदाज में हंसा कहने लगा, मालिक मेरे मामले में नहीं बोलता, इसे पता है मैं बड़ा हरामी हूँ, इसकी भी नहीं सुनूंगा। फिर वो काय को हा हा हा, तो ऐसा करो शेर खान, इस आदमी से रुई लेके खुद अपने कानों में भी ठोंस लो, तुझे तेरे अपने चीखने की आवाज़ भी सुनाई देगी। इस तरह तो खुद भी तो ये पता नहीं चलेगा कि कोई गड़बड़ हो रही है तेरे साथ, क्या समझा? मैंने जाते हुए रंगूनी को आवाज़ दी, वो सुन तो वो मुड़ा भी नहीं, वैसे इनकार में सर हाथों पर चला गया। थोड़ी देर में गैंडे जैसा आदमी आ गया। वो आके कुछ रुई उठा लाया था जो अपने आदमियों में बांटने लगा। इन्हें रुई की बत्तियां सी बनाकर कानों में ठोंसने की तकनीक समझाने लगा। सबके सब तीसरे दर्जे के जल्लाद लग रहे थे, अपने काम में मुनहमिक और इन आदमियों से बेताल्लुक, जिन्हें शायद वाक पर रखे कड़ाव में बड़ी मुस्तैदी से बिठाएंगे और रोके रखेंगे। 3-4 मिनट बाद इन 6-7 आदमियों ने एक मजबूत लकड़ी उठाई और शिकार की हुई हिरन या नील गाय को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की तरकीब इस्तेमाल करते हुए पहले मुझे फिर केके को डंडा डोली करके इस लकड़ी में पिरो लिया। अब उन्होंने किया यह था कि नायलॉन की डोरी से मेरी दोनों कलाई आपस में बांध दी। इसी तरह दोनों पैर एक दूसरे से बांध के मुझे पीठ के बल जमीन पर डाल के जुड़े हुए हाथ और जुड़े हुए पैरों के बीच वो मजबूत डंडा गुजार लिया था। फिर एक एक करके एक एक सिरे से एक आदमी मुझे कंधे पर उठाए कड़ाव की तरफ चले चला।
मेरी अब तक की सारी दिलेरी हवा हो गई। मैंने चीख चीख के कंपाउंड सर पर उठा लिया। अभी रुको, ठहरो, रंगूनी को बुलाओ, मैं तैयार हूँ, मैं हर चीज़ देने को तैयार हूँ। वो नहीं रुके, मुझे कड़ाव पर डालने के लिए इसी मुस्तैदी से बढ़ते रहे। वो रुकते क्यों नहीं है? बुढ़े क्यों जा रहे हैं? मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मुझे एक झटके से याद आया कि अभी भी इन सब ने अपने कानों में प्लग लगाकर खुद को हर किस्म की आवाज़ें सुनने से रोक लिया है। चाहे जितना चीखना चिल्लाना शोर मचाता रहो, वो मेरी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, मारेंगे। मैंने दिल में सोचा। इस बात को इतना हल्का ले रहा था। अरे ये तो किराए के कातिल हैं, खाली खोली तो धमकाते हैं, गरीब मोहल्ले के बदमाश, ये सरकारी मशीनरी तक से टकराने वाले पुख्ताकार मुजरिम हैं, मारे गए। मैंने पूरी ताकत से रंगूनी को आवाज़ दी, रंगूनी दादा बचाओ बचाओ, दादा बचाओ। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो डंडा रोड़ी किए हुए कड़ाव के इतने करीब पहुंच गए कि आग की लिपेट मुझे पूरी तरह लगने लगी। एक लम्हे बाद, और अगर मुझे इस तरह रखेगा तो शायद मेरे कपड़े आग पकड़ लें। रंगूनी दादा मैं तैयार हूँ, सब दौलत ले लो और दादा बचाओ, मैं तैयार हूँ। अब मेरी आवाज़ में केकी की आवाज़ भी शामिल हो गई थी। वो पागलों की तरह मेरी सिफारिश कर रहा था और रंगूनी को बता रहा था कि शेर खान सारी दौलत तेरे हवाले करने को तैयार है। दादा ये तैयार है, अपने आदमी को रोको दादा। एक लम्हे बाद वो मेरी डोली को धुआं देते चीखते कढ़ाव में रखने के वाले थे कि दालान की तरफ से एक साथ 2 हवाई फायर हुए। ये हवाई फायर ही थे और बंद कानों वाले बदमाशों को मुतवज्जो करने के लिए किए गए थे। वो रुक गए। मैंने सर घुमा के देखा, रंगूनी हाथ में पिस्तौले दालान में खड़ा और हाथ हिला हिला के अपने आदमी को इशारे कर रहा था कि मुझे वापस ले आए। वो मुड़े और मेरी डंडा डोली को दालान के पास लाकर रंगूनी दादा के कदमों में डाल दिए। हाँ भाई क्या बात है? दादा ने बेजारी से सवाल किया। सब ले लो, मैं तैयार हूँ, मगर पहले मुझे मेरे बाबा से मिलाओ। हाँ, दादा ने अब किसी अंग्रेज़ी फिल्मों के बदमाश की तरह एक हाँ या हाँ मारी और कहने लगा, ये मिलाओ क्या होता है बे? मैंने बड़े बड़े कहा, मैं पहले अपने बाबा को देखूंगा, फिर तुम्हें इस दौलत के पास ले जाऊंगा। देखेगा? हाँ देखेगा बाप को। चल ठीक है, दिखा देंगे। मिला मिला के गलत है, बस दिखा देंगे। रंगूनी ने अपने इसी गैंडे जैसे नायब को इशारा किया कि मेरे हाथ पांव खोल के मुझे अंदर दालान में मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए। उन्होंने खोल तो दिया। नायलॉन की डोरी से दौरान खून रुकने के सबब मेरी वो हालत थी कि मैं बैठने को तो कुछ ज़मीन पर बैठे बैठे भी नहीं फैला सकता था। रंगूनी ने गैंडे जैसे बदमाश को इशारे से मुस्तैदी से बढ़कर मेरे टखनों और कलाइयों की मालिश शुरू कर दी। 2-3 मिनट बाद इतना हो गया कि सारे से कुर्सी पर बैठ के रंगूनी बोला, कहाँ है वो तेरे सफरी चेक? मैंने कहा बूध बिहार में। वो किस जगह, किसके पास? मैं बूढ़े की पोती कुसुमी का नाम नहीं ले सकता था। मैंने कहा 2 भिक्षु हैं, महागलान और सारीपत नाम है इनके। मैंने बिहार से फरार होते वक्त अपने सफरी चेक और पत्थर। रंगूनी मेरी बात काटी। पत्थर? इसकी आंखों में नए कुमकुम की तरह चमकने लगी। पत्थर? कौन से पत्थर? मैंने कहा डायमंड और रूबी। हाँ हाँ बे, हीरे और लाल। पर ये आए कहाँ से? मैंने बिगड़े हुए लहजे में कहा, कहाँ से भी है तुझे क्या? हीरे ज़्यादा अच्छे नहीं होते, छोटे भी हैं, मगर रूबी ऐसे हैं कि आधों को बांट करेगा तो इतने हो जाएंगे कि तेरी अगली 7 नस्ल बदमाशी छोड़ देंगी। वो गंदे तरीके से हंसा, बोला, बदमाशी तो खैर कभी कोई ना छोड़े। हाँ ये है कि मेरे बच्चे अच्छी दारू पियेंगे और उम्रों को पहुँच के साफ़ सुथरी औरतें रखेंगे। ये नहीं कि जिससे घाघरे में देखा हाथ पकड़ के अंदर ले गए। बस इतना हो जाएगा कि बम्बई से फिल्म स्टार हफ्ते 10 रोज़ के लिए जहाज़ करके आ जाया करेंगे बच्चों का जी खुश करने। मैंने कहा ऐसे मौक़ों पर हम माशाल्लाह कहते हैं। कहने लगा, कुछ भी कहो, बात आगे बढ़ाओ। रूबी में आधा बांट और हीरो में आधा बांट, और क्यों कर कैश तेरे किस काम का नहीं, वो सब मैं ले जाऊंगा। क्यों? अरे तुझे तेरे बाबा को इधर रहना नहीं है, फिर इधर का कैश अपने पास रखो कि तुम लोग करोगे क्या? मैंने कहा रंगूनी दादा, एक तो बिल्कुल जाहिल बेपड़ा लिखा है, दूसरी बात भूलता भी जाता है। तुझे आधे घंटे पहले याद था कि मैंने सब दौलत सफरी चेकों में बदल ली है। जहाँ जाऊँगा वहीं के रकमों में सफरी चेक बदला लाऊंगा। वो मान गया। हाँ मैं भूल गया था। फिर क्या सलाह है? बोला, मैं भूल गया था तो इसका जुर्माना पड़ेगा तेरे। सब सफरी चेकों के 4 बराबर हिस्से करना, 3 हिस्से मेरे, 1 तेरा। क्यों, तेरे को क्या परेशानी है जो 4 में से 3 लेगा? मैं तुझे भी कड़ाव में फिकवा सकता हूँ, इसलिए 4 में से 3 लूँगा। हाँ यही सही है, तो फिकवा दे। फिर तुझे सफरी चेकों का पता अपनी माँ से जाके पूछना पड़ेगा। वो बोला, मेरी माँ का नाम नहीं रही शेर खान, वो नाच गा के और दूसरी तरह गुजारा करती थी। मैंने कहा जो भी है, मैं इसमें आधा बांट करूँगा। कहने लगा, अच्छा सबके 3 हिस्से करो, 2 मेरे 1 तेरा। अब तो खुश? मैंने कहा सुन, सबके 50 हिस्से कर, 1 तेरा, 1 तेरी माँ का और 1 तेरे यार गाने वाले सुनने वालों का, बाकी के 47 मेरे। जान इन सालों को बुला के ला, मुझे डंडे से बंधवाओ और कड़ाव में डाल दो, तेरी तो। रंगूनी के मुंह से अब दार बहना शुरू हो गई थी। इसने एक बार आस्ते से होंठ साहब का, अच्छा अच्छा तेरे आधे मेरे। मैंने झपट हाथ बढ़ा के हरामजादे से मुसाफा कर लिया। चल फिर बाबा से मेरी बात करा दे। मेरी बात समझने से कुछ देर लगी। आखिर बात समझकर इसने धीरे धीरे इनकार में सर हिलाया। बात नहीं कराऊंगा, तुझे दिखा दूंगा, तू देख लेना कि वही तेरा बाप, वही बुढ़ा है, कोई फ्रॉड नहीं।
मैंने इसकी बात काट दी। सुनो टिकिया चोर हरामजादे, अब अगर तूने मेरे वालिद का नाम लेते हुए तमीज़ से बात ना की तो रूबी डायमंड और तेरे हराम के आधा बांड सफरी चेक सब धरे के धरे रह जाएंगे। फिर मार देना मुझे, मगर मैं तुझे दौलत के करीब नहीं जाने दूंगा। मैं बंगश हूँ, अपने बड़ों की इज्जत कराऊंगा। हाँ, हर एक से, तुझे ऐसे कीड़े मकोड़े से भी इज्जत कराऊंगा या फिर जान दे दूंगा, समझा साले दादा। इसे इतनी गालियां मुंह दर मुंह कभी नहीं पड़ी होंगी। वो आंखें फाड़ कर मुझे देखता रहा, कहने लगा बड़ा हराम का जना है, कुत्ता है रे तू। चल, तेरे बंगश साहब को अब कुछ नहीं बोलूंगा, वैसे अभी तक मैंने बड़ा ख्याल रखा है, पर इतना जानता हूँ कि मक्खन पे रोटी किस साइड पे लगी हुई है। मैंने कहा ये तो तुझे पता है कि हाँ मक्खन पे याद है, क्यों कह रहा था तूने अपने असली बाप को टॉर्चर करके मार दिया था। वो पैसे नहीं देता तुझे, जेब खर्ची के। इसने बुरा सा मुंह बनाया। देख ये सब ठीक नहीं है। जब मैं तेरे बुढ़े मतलब वाले साहब को कुछ नहीं बोल रहा तो तू मेरे बाबू को क्यों बोलता है। वैसे भी वो टॉर्चर से नहीं मरा, एक्सीडेंट में गुजर गया था। ज़्यादा पीली थी और किसी की नज़र नहीं पड़ी। वो एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। रनवे पर इन सालों ने इसी टाइम एक जहाज़ छोड़ दिया। अब्बे को क्या खबर, क्या शक हुआ, वो समझा कि नहीं समझा। जहाज़ की लाइट देख के अपनी डांग लहराता गाने बकता दौड़ा जहाज़ की तरफ। बस आखिरी आवाज़ जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में बैठे स्टाफ से ने सुनी, वो बे की गालियों की आवाज़ थी। हाँ, दुनिया में किसी ने हमेशा नहीं रहना शेर खान, सब ने एक रोज़ चले जाना है। मैंने कहा मैं सफरी चेक दिखाने से पहले अपने बाबा को देखूंगा अभी। कहने लगा अभी लो, कोई देरी नहीं लगती। फिर इसने अपने गैंडे असिस्टेंट को पुकारा, सुन बे हो। गैंडा मुस्तैदी से आन खड़ा हुआ तो कहने लगा बराबर के कमरे में जो बड़े मियाँ है ना, वही जिसने भेड़ की खाल की चमकदार रूमी टोपी ओढ़ रखी है काले रंग की। इन बड़े मियाँ का बेड इस दीवार के साथ लगा है, तो बेड को इस दीवार के साथ लगा दे, हम लोग रोशनदान में से बड़े मियाँ को देखेंगे, समझ गया। गैंडे ने कहा अच्छा, मतलब इसके साथ नहीं, इस दीवार के साथ लगाना है। रंगूनी ने हाँ में सर हिलाया। गैंडा चला गया। बाबा के पास 2 क्रैकली टोपियां थी, एक चॉकलेटी रंग की, एक बिल्कुल स्याह। गुंडे ने स्याह क्रैकली को रूमी टोपी कहा था। कैदी जो बराबर के कमरे में है बाबा ही है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। थोड़ी देर बाद गैंडे ने आकर रंगूनी की तरफ देखा। हाँ में सर हिलाया। रंगूनी ने मुझे सामने की दीवार के बराबर खड़ा कर दिया। एक मेज रोशनदान के बराबर खींच के मुझे इशारा किया, जा शीशे के अंदर देख। मैं नैलून की रस्सियों से बांधा गया था। जल्दी मेज पर चढ़ने की कोशिश में लुढ़क गया। चोट भी खा गया, मगर लश्तम पश्तम चढ़ने में कामयाब हो गया। दोनों हाथों से दीवार थाम के मैंने बंद रोशनदान की शीशे से चेहरा लगा दिया। अंदर झांका। अंदर साफ सुथरे बिस्तर पर साफ सुथरे कपड़ों में मेरे बाबा समेत बंगे साहब लेटे थे। इनका चेहरा मेरी तरफ था। इनका हमेशा की तरह सेहतमंद सुरखुद सफेद चेहरा गर्जिश पर बहुत कुचलाया हुआ था। रंगत भी कुछ जर्दीमाल हो रही थी, मगर मैंने तेजी से जायजा लिया, वो जख्मी नहीं थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। बाबा इसी शान से बिस्तर पर लेटे हुए थे जिस तरह हमेशा अपनी टेक की कॉर्बिंग वाली कुर्सी पर मुसारी पर लेटा करते थे। मैं न मालूम कितनी देर खड़ा इनका चेहरा तकता रहा, मगर इधर उन्होंने करवट ली, उधर रंगूनी ने मेरी पिंडी पर दस्तक सी दी और कहा चल भाई अब उतर, काम की बात करें। मैं उतर आया। पहला सवाल मैंने इस गुंडे से किया वो बाबा की सेहत के बारे में था। कहने लगा सही है, खाना कम खा रहे हैं। मैंने इनके गुसल वजू के लिए गर्म पानी का कह दिया है। ज़िबा का गोश्त जो तुम लोग खाते हो तो मिलता नहीं। अंडे दूध पे और जो भी फल पकड़ाई में आ जाए, इन पर हमने तेरे बड़े मतलब बड़े साहिब को रखा हुआ है। चल गाड़ी में बैठ, हम फ़ौरन बूध विहार की तरफ चल पड़ेंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, पहले मुझे बताओ तुम्हारे पास किस किस्म की कैसी गाड़ियाँ हैं। वो वाला जीप जो तूने मुझे तोहफे में दी है PWD का एक खुला ट्रक है, दूध ले जाने वाली एक गाड़ी है जिसकी ठंडा करने वाली मशीनरी काम नहीं कर रही, और कहने लगा और क्या, तो कहे तो किसी मिनिस्टर साले की झंडा लगी कार उड़ाना है। हाँ हाँ हाँ। मैंने कहा बकू मत सुनो, कि एम्बुलेंस चाहिए। एम्बुलेंस में मेरे बाबा जाएंगे, बाहर की सीट पर ड्राइवर के पास, हम दोनों सुगर सिमट के बैठ जाएंगे। पहले तो वो नाना करता रहा, मुझसे कहता रहा कि तुझे मैं खुली जगह में नहीं बिठा सकता, सबकी नज़र पड़ेगी, फिर हो सकता है तू भागने की कोशिश करे। मगर जब मैंने कहा कि तू खुद मेरे बराबर बैठा होगा, भागूँ कैसे, अपने बाप को छोड़ के नहीं जा सकता। रहा नज़र पड़ने का सवाल, तो मैं वैसे ही अस्पताल के वार्ड बॉय के कपड़े में हूँ। तू कहे तो मुंह पर गाज का ढाटा और बांध दो, जो ऑपरेशन थिएटर में नाक मुंह ढकने के लिए अमला और डॉक्टर वगैरह बांधते हैं। वो राजी हो गया। सबसे पहले मैंने कहा इस लड़के केकी को छोड़ दो। रंगूनी बोला इसे हम आज़ाद करके जीप में बिठा लेते हैं, शहर में तो नहीं छोड़ेंगे, किसी ऐसी जगह उतार देंगे जहाँ पे हमारे को बढ़ने एक बनाएगा, हुकूमत वालों को जाके हमारी बातें ना बता दे। फिर मैं उसके बोला तुम कहो तो इसकी ज़ुबान काट के अभी यहीं आज़ाद कर दें, ज़ुबान काटने की सहूलत रहेगी कि फिर भी बिला वजह की बकवास नहीं कर सकेगा। मैंने कहा रंगूनी तू जितनी देर बकवास करेगा तेरा अधोध हिस्सा इतनी देर तुझसे दूर होता रहेगा। अबे अपने लिए बच्चों के लिए नहीं तो सिर्फ माल की खातिर ही जरा सी संजीदगी इख्तियार कर ले, क्यों टाइम ख़राब करता है। दोपहर होने वाली थी जब सायरन बजाती हुई एक एम्बुलेंस कंपाउंड में दाखिल हुई।
वो तो मैंने चीख पुकार में बदमाशों से कहा कि सायरन बंद कराया, नहीं तो वो सारी खलत को कंपाउंड में जमा कर लेते। खैर बाबा को आराम से एम्बुलेंस में पहुंचा दिया गया। आगे ड्राइवर के पास रंगूनी के साथ मैं बैठा। रंगूनी और ड्राइवर दोनों पूरी तरह मुसल्ला थे। आगे आगे अनहद सिंह वाली जीप चल रही थी। जीप पे गैंडर उसके 2 गुर्गे सवार थे। जाहिर है वो पूरी तरह हथियारबंद होंगे, अगरचे इनके हथियार सरसरी तौर पर देखने वालों को नजर नहीं आते थे। गुर्गों और गैंडे के बीच के बैठा था जो सूरत हाल से खुश मगन दिखाई देता था। हम 2 घंटे में इस जगह से निकलकर बड़ी सड़क पर आ गए। गुर्गों और गैंडे वगैरह ने फौज की कंपाउंड टाइप वाली वर्दियाँ पहन रखी थी। एम्बुलेंस पर भी कोई फौजी निशान सा लगा हुआ था। सरसरी देखने वाले समझ रहा कि फौजी मशकों के सिलसिले में 2 गाड़ियाँ हैं, कोई बंदा जख्मी हो गया है तो इसे लेके जा रही है। रात होते होते हमारी दोनों गाड़ियां शाहरा के उस हिस्से में पहुंच गई थी जो हिंदुस्तान के इलाके अम्फाल के करीब से गुजरता है। मुझे याद था कि अम्फाल में कुसुमी के दादाजी का कबीला पड़ाव डाले होगा। अगर बर्मा से किसी दूसरी जगह जाने के लिए कोई कोशिश करे तो इसे अम्फाल शहर को याद रखना चाहिए, जो हिंदुस्तानी इलाके में बर्मी, सलहटी और आसामी नस्ल के खाना बदोशों का बहुत बड़ा तीरथ है। मैंने रात के खाने में बकरी के दूध से बना हुआ पनीर और एक सेब खाया था। बाबा को भी इन बदमाशों ने अंदर कुछ पहुंचवा दिया था। इन्हें भी बिल्कुल अंधेरे में रखा गया था। मेरे बाबा को खबर नहीं थी कि एम्बुलेंस गाड़ी में आगे कौन बैठा है और गाड़ी कहाँ जा रही है। एम्बुलेंस की आवाज़ों तक से मुकफ्फल करके रखा गया था। खैर अम्फाल की सरहद बाएं हाथ पर कहीं 11-12 मील दूर होगी। यही इन मुल्कों का करीब तरीन फासला था। इस वक्त मैंने रंगूनी दादा से कहा कि मैं पेशाब करने उतरूंगा। रंगूनी शाम से शराब पीता हुआ आया था। इसका ड्राइवर और जीप चलाने वाला गुंडा होश में थे। इसके दूसरे लोगों को भी ऐसा ही कुछ सरसरी सा अंदाजा था कि वो कहाँ से गुजर रहे हैं। मैंने कहा मैं झाड़ी में जाना चाहता हूँ, गाड़ी रोक लो। दादा बोला झाड़ी में काहे को जाएगा, अरे इधर ही से। मैंने कहा तो अपने मरे हुए बाप की तरह नशे में है और बिला वजह की बातें कर रहा है। रंगूनी ने कहा मेरे बाप साले का नाम मत लो, वो एक्सीडेंट में। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। मैं अपने लिबास के बटन टटोलता हुआ उतरा और सड़क के बराबर झाड़ी में उतर गया। झाड़ी की ओट लेकर मैं हाथों के बल फर्श पर ज़मीन पर झुका और मैंने आखिरी बार अपने बाबा के लिए एक आखिरी मर्तबा कतई तौर पर आखिरी बार खुद को शेर बन जाने का हुक्म दिया। मेरी नज़रें अपने पंजों पर थी। मेरे हुक्म के साथ ही हाथों के पंजे चौड़े हुए और वो सुनहरी रंग के हो गए और सुनहरी पर स्याह शेर धारियां लहरा गई। खास स्टील के चाकू जैसे 5 और 5-10 हरबे मेरी बंद मुट्ठियों से निकलकर कच्ची ज़मीन में कितने ही इंच उतर गए। मैंने तन का सर उठाया और बंगशों की पूरी शान और शिकवे से धाड़ मारी। यह रॉयल बंगाल टाइगर की आवाज़ थी, गुस्से और आज़ादी और तयशुदा जंग के चैलेंज की आवाज़। मैंने धाड़ मारी और ख़ुद को दिखाता जस करता पहले जीप पर आया। जीप के अगले पहियों को अपने शेर पंजों से उधेड़ता मैं दोबारा झाड़ियों में उतर गया। पहला फायर रंगूनी ने किया था। इसका ड्राइवर वो तेज़ी से अपना गोला बारूद फूंक रहे थे। इनका निशाना वो झाड़ियाँ थीं जिनमें से कभी कभी मैं सर उभार कर अपना जलवा दिखाता था और जिनमें मुसलसल अपने आवाज़ के निशाना छोड़ता फिर रहा था। तकनीक वही पुरानी थी कि पत्थर की ओर से आवाज़ सुनकर मैं दरख्तों के तनों चट्टानों की आड़ लेता बिल्कुल ही नई जगह पर पहुंचता और वहाँ से धाड़ मारकर इन बदमाशों के फायर को इस तरफ डायरेक्ट कर देता। कोई 32 मिनट इन कमीनों ने जंगल के इस हिस्से को जो फैलकर फरलांग भर का किता बन गया था छलनी कर डाला। आखिरी गोली जीप से चलाई गई। फिर उन्होंने गालियाँ बकते हुए सब शीशे चला लिए। अब वक्त था कि झाड़ियों में आंख मचोली खेलने वाला रॉयल बंगाल टाइगर अंधेरे और सन्नाटे में खड़ी गाड़ियों की तरफ आए। मैंने जीप वालों का जायजा लिया। के बेहोश हो चुका था। एम्बुलेंस का ड्राइवर और रंगूनी दादा शीशा बंद के बाहर टहलते शेर को घोंसा दिखाकर धुत धुत कह रहे थे। मैंने पंजे की एक ज़रब से एम्बुलेंस की केबिन के शीशे तोड़ दिए। रंगूनी का नशा हरण हो चुका था। वो सीट के नीचे घुसने की कोशिश कर रहा था। मैंने सर की टक्कर से इसे केबिन से ही नीचे गिरा दिया। ड्राइवर के ओसान दुरुस्त थे। वो हू करके भागा और जंगल में दूर तक भागता चला गया। गाड़ी से सड़क पर गिरा हुआ रंगूनी कीकी की जैसी आवाज़ निकाल रहा था जो आमतौर पर बहुत छोटे पिल्ले खौफ के आलम में निकाला करते हैं। मैंने ज़बरदस्त धाड़ मारी और पंजा खोलकर एक छलता हुआ सवार इसके ऊनी कोट के आस्तीन पर किया। आस्तीन मेरे पंजों में लगी निकल आई। रंगूनी जख्मी नहीं हुआ, बेहोश हो गया। बेहोशी में मुंह से कीकी की आवाज़ निकाल रहा था। मैंने मुड़ के जीप की तरफ देखा। जीप बिल्कुल खाली थी। अब वक्त है, मैंने सोचा और झाड़ी में उतर गया। मैंने खुद को शेर अली बंगश बन जाने का हुक्म दिया और आसाइश की सांस लेकर मैं ज़मीन से उठ खड़ा हुआ। मैं कतई तौर पर और आखिरी बार शेर से इंसान बन चुका था। खुदा हाफिज़ जानवर, खुदा हाफिज़ दोस्त। मैंने धीरे धीरे से किसी को मुखातिब किया और झाड़ी से बाहर आ गया। एम्बुलेंस के पास 2 जस्तों में, मगर नहीं, मैं दौड़ता हुआ अपने बाबू को पुकारता हुआ गया था। मैं पहुंचा तो एम्बुलेंस की चाबियाँ बेहोश रंगूनी दादा की जेब में पड़ी थी। गाड़ी की चाबी इस तरह लगी थी जिस तरह ड्राइवर छोड़कर भागा था।
میں نے ڈرائیور سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور سڑک پر پڑے بے ہوش رنگونی کو بچاتا ہوا گاڑی کا رخ امپھال کی طرف کر دیا۔ 11 میل دور کسومی کے قبیلے والے اور شاید خود کسومی امپھال کے میلے میں موجود ہوں گے۔ میں نے اندر کی آہٹ لی۔ میرے بابا اسمت بنگش صاحب زور زور سے عربی میں ایک دعا پڑھ رہے تھے۔ مجھے معلوم تھا یہ رد بلا کی دعا ہے، خدا نے ہماری سن لی تھی، ہمیں بہت بڑی بلا سے بچا کر یکجا کر دیا تھا۔ ختم شد۔ معزز سامعین حضرات، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔